इस हिंदी साहित्य के ऑनलाइन वीडियो कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए मैं प्रस्तुत हूँ। बाबू गुलाब राय जी के निबंध साहित्य का मूल्य शीर्षक है निबंध का। इस पर अपनी चर्चा करने के लिए मैं फिर प्रस्तुत हूँ। देखिए, इस निबंध के अंतर्गत हम जो बाबू गुलाब राय जी के विचार हैं उन पर प्रकाश डालेंगे और इस निबंध के माध्यम से आपने क्या कहना चाहा है, क्या शिक्षा देनी चाहिए, क्या सारांश है, उस पर भी मैं अपने विस्तार से आज यहाँ शुरू करता हूँ इस निबंध की समीक्षा को लेकर के। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर बाबू गुलाब राय जी ने साहित्य शब्द को काफी सटीक ढंग से व्याख्यायित किया है। इस शब्द की व्याख्या करते हुए उन्होंने स्पष्टतः बताया है कि साहित्य शब्द अंग्रेजी भाषा का जो लिटरेचर शब्द है, लिटरेचर शब्द से बहुत नितांत भिन्न है। हमारे यहाँ साहित्य शब्द को सहित या इकट्ठे होने के समन्वय के भाव को लगाते हैं हम लोग। इसके अर्थ हम साथ चलना, इकट्ठे होकर चलना, सहित शब्द से जुड़ा हुआ है शायद शब्द का जो अर्थ है। जबकि अंग्रेजी में जो लिटरेचर शब्द है वो व्यापक होते हुए भी उसमें वह व्यापकत्व नहीं है जो शब्द साहित्य में होता है। बाबू गुलाब राय जी ने साहित्य के अंतर्गत धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों प्रकार के जो मानक हैं, मान है या मूल्य हैं, इनको समन्वय की ओर ले जाए वही साहित्य श्रेष्ठ माना है। ऐसा ही साहित्य सत साहित्य है जो अपने आप में धर्म, अर्थ और काम को समाहित किए हुए रहता है। तो साहित्य का अर्थ के रूप में सह एवं सहितम तस्य भाव है साहित्यम और हितेन सह सहित भाव है साहित्यम को ही उन्होंने साहित्य कहा है। अर्थात जो साहित्य मानव जीवन को हित की ओर ले जाए वही अच्छा साहित्य है, सत साहित्य है। ऐसी व्याख्या उन्होंने अपने इस निबंध में की है। और इन्होंने जो ये शीर्षक नाम दिया है, इस निबंध में मूल्य शब्द पर उन्होंने काफी ध्यान दिया है। मूल्य शब्द यद्यपि व्यापार पद्धति का क्रय विक्रय या बाजार की जो शैली होती है वहां से ये शब्द उठाया है। इस शब्द पर विचार करते हुए उन्होंने कहा है कि सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में मूल्य शब्द का जो संबंध है वो किसी वस्तु के मोल भाव या क्रय विक्रय की मनोवृत्ति से होता है। लेकिन इस शब्द को सुनते ही अगर प्रतीक स्वरूप से हम बात करें तो मुद्राओं का जो आकर्षण रूप है वह हमारे सामने उपस्थित हो जाता है और इन मुद्राओं के माध्यम से ही हम वस्तुओं की उपयोगिता को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ साहित्य की जो उपयोगिता है, मूल्य का अर्थ यहाँ उपयोगिता से लिया गया है और निबंधकार ने इसमें बताया है कि वास्तव में साहित्य की उपयोगिता क्या है, कैसे है, किन अर्थों में है और श्रेष्ठ साहित्य क्या हो सकता है, उस पर अपने विचार इन्होंने यहाँ व्यापकता से समझाने का प्रयास किया है, जिसमें वो सफल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तरह कहा है कि जो उपयोगी वस्तु होती है वही मूल्यवान समझी जाती है। और हमारे इस संसार में यह सहज धारणा भी है कि जो वस्तु जिसके लिए जब तक उपयोगी सिद्ध होती रहती है तभी तक वह सबसे अधिक मूल्यवान समझी जाती है, क्योंकि वह वस्तु क्या होती है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध होती है। तो इस संबंध में लेखक ने स्पष्ट कहा है कि कूड़ा करकट क्या होता है कि हमारी आवश्यकताओं की कभी पूर्ति नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको अनुपयोगी समझकर क्या है कि घर से बाहर उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन जो उपयोगी चीज होती है उसको हम निश्चित रूप से उसका अनुकरण करते हैं, उसको धारण करते हैं, उसको व्यवहार में ढालते हैं।
यद्यपि भिन्न भिन्न व्यक्तियों की रुचियां अलग हो सकती हैं और मूल्यवान होती भी हैं, और इस रुचि वैचित्र के कारण अलग अलग चीजें जो मूल्यवान होती हैं, जैसे संगीत है। संगीत के बारे में उन्होंने कहा है कि जो जो थका हारा जो मन होता है व्यक्ति का, उसके आराम के लिए बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण भी होता है। इसीलिए वो व्यक्ति अपनी थकान को, अपने तनाव को संगीत के आश्रय में जा कर के अपने आप को थोड़ा विश्राम करता है, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करता है। इसी प्रकार से एक देश सेवक अगर कोई व्यक्ति है तो वह देश की सेवा का कार्य बड़ी खुशी खुशी उस कार्य में अपने आप को लगाएगा, और उसको लिए वह देश की सेवा का कार्य भी बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। इसी तरह कई लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके लिए हरि भजन साधना की दृष्टि से कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी और कुछ लगता भी नहीं है। तो विभिन्न रुचियों विचित्र के कारण सब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग व्यक्ति के लिए वस्तु मूल्यवान होती है, भाव मूल्य होता है। लेकिन कुछ अनुपयोगी वस्तु होती हैं जो हमारे लिए उपयोगी और मूल्यवान हो जाती हैं। जैसे कुछ अनुपयोगी चीजें हैं, कूड़ा करकट उसे बाहर फेंक दिया, लेकिन अगर वो पेड़ से झड़ी हुई पत्तियां हैं, झड़े हुए पुष्प पत्ते हैं, पल्लव हैं, वो सब जब बाहर पड़े हुए देखने में बेकार लगते हैं, लेकिन अगर उसको एक इकट्ठा करके नहीं हम लोग उसे संरक्षण करें, संयोजित करें, तो वो निश्चित रूप से एक ऐसी खाद का काम करती है जो हमारे बगीचे के काम आ सकती है। प्राकृतिक रूप से वो हमारे लिए काफी लाभकारी सिद्ध होती है। छोटे छोटे फूल और पौधों की उपज और आकार वृद्धि में सहायक होती हैं, वो आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इसलिए वो जो कूड़ा करकट लग रही थी वो उपयोगी और मूल्यवान भी सिद्ध हो जाती है। इस तरह के विचार इन्होंने अपने इस निबंध में रखे हैं। साहित्य के मूल्य के साथ साथ वो संस्कृति पर भी अपने विचार व्यक्त करते हुए चलते हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ के 4 मूल्यों पर प्रकाश डाला: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उन्होंने स्पष्ट कहा कि धर्म के अंतर्गत सामाजिक और नैतिक मूल्य आते हैं, तो अर्थ का संबंध भौतिक मूल्यों से चलता है, काम का सौंदर्य और कला संबंधी मूल्य है, तो मोक्ष में निश्चित रूप से आध्यात्मिक मूल्य आते हैं। और इन मूल्यों के सम्मिश्रण से ही मानव जीवन में सुंदरता आती है, पूर्णता प्राप्त होती है। लेखक ने अपने इस निबंध में मूल्य और प्रयोजन, मनुष्य और पशु, मूल्य और सिद्धांत, साहित्य और लिटरेचर, इन शब्दों में अंतर करने का भी प्रयास किया है। मूल्य और प्रयोजन, इन दोनों के संबंध में भी उन्होंने अपनी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया कि बोलचाल की भाषा में मूल्य शब्द का अर्थ मोल या क्रय विक्रय की मनोवृत्ति से है, और अंग्रेजी भाषा में इस शब्द का जो दूसरा रूपांतर है वैल्यू, उस वैल्यू को प्रयोग किया जिसका अर्थ भी मूल्य की अपेक्षा अधिक व्यापक माना गया है, परंतु यह शब्द भी आर्थिक व्यंजना से मुक्त नहीं है। साहित्य के साथ ही मूल्य शब्द भी जुड़ा हुआ है। तो इस संबंध में लेखक ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए बताया कि साहित्य के साथ जुड़ा मूल्य शब्द उपयुक्त है या नहीं। इसके लिए लेखक ने भारतीय साहित्य में प्रचलित प्रयोजन शब्द को अधिक मूल्यवान समझा, क्योंकि यह शब्द आर्थिक व्यंजना से भी मुक्त है। लेखक ने मनुष्य और पशुओं में अंतर करते हुए स्पष्ट किया कि मनुष्य सत होने के कारण मिट्टी के ढेले की तरह प्राकृतिक नियमों में बंधा हुआ है, और सजीव होने के नाते प्राणी शास्त्र संबंधी आवश्यकताओं के कारण
पशुओं का समान धर्मी है, क्योंकि उसमें भी पशुओं की तरह आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि सभी गुण विद्यमान होते हैं। अंतर केवल इतना है कि मनुष्य में इन बातों में कुछ मानसिक पक्ष रहता है, जबकि पशुओं में नहीं रहता है। तो मनुष्य मानसिक पक्ष के कारण ही आनंद की अनुभूति अधिक से अधिक कर लेता है। जहां तक साहित्य और लिटरेचर शब्द में अंतर की बात है, लेखक ने भारत में प्रयुक्त होने वाला साहित्य शब्द और अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त होने वाला लिटरेचर शब्द दोनों में बहुत बड़ा अंतर बताया है। लेखक ने बताया कि भारतीय परिवेश में साहित्य में सहित इकट्ठे होने का समन्वय का भाव समाया हुआ है। तो साहित्य शब्द सहित से जुड़ा हुआ है, साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भी जुड़ा हुआ है। जबकि अंग्रेजी के लिटरेचर शब्द में यह व्यापक भाव नहीं है। लिटरेचर शब्द अपने आप में व्यापक है भी, किंतु उस अर्थ में व्यापक नहीं जिस अर्थ में साहित्य शब्द शुद्ध व्यापकता लिए हुए है। साहित्य के मूल्यांकन के संदर्भ में निबंधकार ने एक अलग ही विचारों की अभिव्यक्ति की है। भारतीय आचार्यों ने साहित्य का अर्थ सहित से जोड़कर समन्वय की दृष्टि को प्रधानता दी है, जबकि प्रगतिवाद ने आर्थिक मूल्यों को प्रधानता दी है। और जहां तक छायावाद का प्रश्न है, वह मनुष्य की कला संबंधी प्रवृत्तियों का पोषण करता है। लेखक ने एक अलग ही सोच प्रस्तुत करते हुए कलावादियों की दृष्टि से कलावादियों की कला पर भी यहाँ प्रकाश डालते हुए बताया कि इन कलावादियों ने कला को उपयोगिता की अपावन गंध से दूर माना है। उनका स्पष्ट मानना है कि अपनी सौंदर्य जन्य प्रसन्नता देने के कारण कला उपयोगी हो सकती है। जिस प्रकार से संगीत एक परेशान मन को आराम देने का कारण मूल्यवान हो जाता है, क्योंकि थके मन को शांति प्रदान करने में संगीत की उपयोगिता की दृष्टि से बहुत बड़ा मूल्य माना गया है। लेखक ने निबंध के निष्कर्ष के रूप में अंत में यह कहा है कि जीवन के मूल्य साहित्य के ही मूल्य होते हैं। जो साहित्य जीवन को पूर्ण बनाए वही सत्य साहित्य है। जीवन की पूर्णता का अर्थ ही है भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों की संपन्नता एवं पूर्ण समन्विति। अतः जीवन के लिए जो आवश्यक है वही सत्य साहित्य के लिए भी अपेक्षित है। तो ये ही निबंधकार की दृष्टि में साहित्य के सच्चे मूल्य कहे जा सकते हैं। जहां तक बात है बाबू गुलाब राय के निबंधों की भाषा शैली की, तो इनकी भाषा शैली में व्यंग्यात्मकता के गुण के कारण निबंधों की जो सजीवता है, जो प्रभावान्विति है, उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। और इसीलिए इनके जो व्यंग है वो कृत्रिमता से दूर और आत्म अनुभूति के सच्चे स्वरूप से पूरित हैं। बाबूजी की निबंधों की जो शैली है वो सर्वत्र विषय के अनुकूल बदलती रहती है। उनके अनुसार विषय और शैली अभिन्न है तथा उनमें निबंधों में दोनों साथ साथ चलते हैं। इनकी शैली जो भाषागत शैली है वो सरल, सुबोध और व्याख्यात्मक है। वे विषयों को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि पाठक के लिए सहज ही बोधगम्य हो जाती है। और सबसे बड़ी विशेषता अगर कहें भाषा शैली की दृष्टि से तो वो है स्वच्छंदता। इसी कारण उन्होंने अपनी भाषा में स्थान स्थान पर अन्य महान साहित्यकारों की उक्तियों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण किया है, जिससे भाषा में कृत्रिमता का आभास नहीं मिलता, बल्कि उनके कथ्य की अभिव्यंजना में भी सहायता मिलती है। और प्रमुख जो विशेषता इनकी भाषा की है वो है प्रसाद गुण। उनकी भाषा में जटिलता, दुरूहता आदि दोनों का अस्तित्व रंच मात्र भी नहीं रहता, जैसा कि रामचंद्र जी शुक्ल के निबंधों में देखने को मिलता है। और इनकी साथ ही उनकी भाषा में कृत्रिमता का भी कोई ज्यादा आडंबर नहीं है। इसीलिए इनकी निबंधों की शैली प्राय सुबोध है, सर्वग्राही है, पाठकों को सहज में समझने वाली है। यद्यपि उनकी दार्शनिकता के कारण भाषा में गंभीरता का पाया जाना स्वाभाविक है, और इसीलिए उन्होंने भाषा में हास्य और व्यंग का भी पुट दिया है। तो कह सकते हैं कि साहित्य का जो मूल निबंध है ये बाबूजी का श्रेष्ठ विचारात्मक निबंध है। इसके अंतर्गत उन्होंने मूल शब्द पर गंभीरता से विचार कर मूल्यों को वर्णित किया। साथ ही उनकी भाषा शैली अपने आप में
उत्कृष्ट है। तो आज की इस वीडियो कक्षा में मैंने आपको बाबू गुलाब राय जी का जो निबंध है साहित्य के मूल्य, इस पर उनके विचारों से परिचय करवाया, उनकी भाषा शैली के बारे में थोड़ा प्रकाश डाला और शीर्षक की औचित्यता उस पर भी मैंने बात की। तो आज के इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में इतना ही। आगे की फिर वीडियो कक्षा में हम फिर मिलेंगे और फिर नए विषय और नए लेखक से परिचित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।